बीते कुछ दिनों से आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक लंबा संघर्ष लगातार चलता जा रहा है। अब इस संघर्ष का अंत कहां पर जाकर के रहेगा, इसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकती है। हम सिर्फ एक महज चीज़ों को सोच ही सकते हैं कि ये संघर्ष इतना चलेगा, अभी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, 4 साल में ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं पता है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष रहा वो लंबा चलता रहा। अभी इसको लेकर मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा। देखिए, पिछले 2 सेशन आ चुके हैं, 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें मैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है उसका एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूं। मैंने पहले शुरुआत में आपको ज्योग्राफिकल रीजंस बताए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको इस समय आप न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह पे देख रहे हैं और आपको जानना भी चाहिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपको जानकारी के दृष्टिकोण से भी। फिर मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको डिटेल से बताया। मैंने आपको बताया कि कब से ये समस्या का जन्म हुआ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसकी शुरुआत 4000 वर्ष पहले से हुई, उस पर बाद में आएंगे, उसको भी लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, 1897 से मैंने शुरू किया था, इससे पहले भी बच्चे कहते हैं कि सर वहां से बताइए, उस पर भी आएंगे, उसको भी मैं ले लूंगा सेशन में, परेशान मत होइए। लेकिन जो अरब इजराइल युद्ध हुए, फिलिस्तीन समस्या का जन्म हुआ, कैसे फिलिस्तीन से इजराइल बना, है ना, जिस तरीके से एक पूरा एक लंबा क्रम है ना, बाल्फोर डिक्लेरेशन रहा हो, 2 नवंबर 1917 का जो डिक्लेरेशन रहा हो। जितने भी बच्चे पहली बार ये सेशन देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, आप लोग इससे पहले के 2 वीडियो आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर करंट अफेयर्स वाला जो हमारा सेगमेंट है, सेशन है, करंट अफेयर विशेषांक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे वीडियोज़ एक साथ मैंने लगा दिए। तो एक बार जरूर देखिएगा, एक आपको रफली आइडिया रहेगा, मज़ा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम आपको पता होना जरूरी है, घटनाक्रम का क्या मैटर है, ठीक है। तो बाल्फोर घोषणा पत्र से मैंने आपको बताया था कि इस समस्या का जन्म होता है और इसके बाद फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का बनना, अरब इजराइल युद्ध होना, है ना, 1948 में युद्ध हुआ आपका, और इसके बाद फतह करके एक संगठन बना, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन बना। फिर 1967 का अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसको हम 6 देशीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है PLO एक क्रांतिकारी ताकत के तौर पे 70 और 80 के दशक में उठा। फिर हमास का उदय हुआ और हमास के उदय के बाद PLO ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की बात की। कई बार बातचीत हुई, फिर हिंसा हुई, फिर बातचीत हुई, फिर हिंसा हुई। कैंप डेविड समझौता हुआ इजराइल और मिस्र के बीच में, ओस्लो समझौता हुआ। लेकिन इनसे पहले एक घटना और जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है वो है इंतिफादा। ये क्या है इंतिफादा? 2 इंतिफादा हो चुके हैं, तीसरे इंतिफादा की हमेशा धमकी दी जाती है। अभी क्या इजराइल हमास जो संघर्ष चल रहा है, क्या यह भी कोई इंतिफादा है? क्या यह भी कोई विद्रोह है? इंतिफादा का मतलब है विद्रोह। दरअसल अरब और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच में 2 विद्रोह हो चुके हैं, 2 इंतिफादा हो चुके हैं, ठीक है। आज के सेशन में इन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि इंतिफादा जैसी स्थिति भी पैदा हुई। इंतिफादा, ठीक है, इसका मतलब होता है विद्रोह। तो आज के सेशन में इसी को समझने का प्रयास करेंगे। फिलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को ही इंतिफादा के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक इंतिफादा 1987 से लेकर 1993 तक हुआ है, फिर ओस्लो समझौता हुआ है आपका, उसके बाद ही शांति हुई है। फिर इसके बाद सन 2000 से लेकर 2004 या 5 तक इंतिफादा को मानते हैं, दूसरा इंतिफादा। अब इनके पीछे कुछ ना कुछ घटनाक्रम है, इनके पीछे कोई ना कोई एक कहानी है, ठीक है। तो आखिर ये इंतिफादा क्या है, इंतिफादा को समझने का प्रयास करें और ये दोनों इंतिफादा कैसे प्रारंभ हुए इस पूरे में, इस स्टोरी को मैं यहाँ पे ऐड करना प्रारंभ करूंगा। लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी ये सेशन देख रहे हो, इससे पहले के, इस सेशन के तुरंत बाद ही इससे पहले के 2 सेशन आपको जरूर देखने चाहिए, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग सके, कंप्लीट सिनेरियो आप समझ पाए। अभी इसको लेकर 1-2 सेशन और आएंगे आपके, तब जाकर के पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले अभी मैं आपको बताता हूं 2017 की बात। 2017 में दिसंबर की बात है। दिसंबर 2017 में फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास, जो अभी इजराइल के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है, इसके द्वारा एक चेतावनी दी गई थी कि जो अमेरिकी दूतावास है, आपको पता होगा कि यरूशलेम को क्या किया गया था, यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया, ऑफिशियल राजधानी। किसकी राजधानी? इजराइल की, ठीक है। अभी तेल अबीब, देखिए इसका जो इजराइल का शहर है ना तेल अबीब,
यहीं से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है, यही केंद्र है, यही राजधानी है। लेकिन यरूशलेम को ऑफिशियली राजधानी घोषित किया जा चुका है। और आपको पता है यरूशलेम का एक धार्मिक महत्व है, ठीक है। फिलिस्तीन चाहता है कि यरूशलेम पे उसका कब्जा हो, इजराइल चाहता है उसके कब्जे में रहे, है ना। तो दरअसल क्या हुआ था, 2017 में अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ले जाने की बात हुई थी, ठीक है। और हमास ने धमकी दी थी कि तीसरा इंतिफादा भी होगा, ठीक है। अब इंतिफादा क्या है, दो इंतिफादा क्या हुए हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए, इंतिफादा का मतलब है बगावत या विद्रोह, समझ पा रहे हैं, बगावत या विद्रोह। तो ये बगावत और विद्रोह किसके खिलाफ होगी, फिलिस्तीन की, इजराइल के खिलाफ होगी, समझ रहे हैं। अरबी भाषा में इसका मतलब है उतल फुतल होना या फिर किसी से छुटकारा पाना। तो जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से लड़ाई चली आ रही है, इसी लड़ाई में इंतिफादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। इजरायली सेना के खिलाफ एक संगठित विद्रोह, चाहे वो गाजा पट्टी से हो चाहे वेस्ट बैंक से हो, मतलब पूरी जनता का एक साथ आकर के खड़े हो जाना, समझ रहे हैं। इसी को इंतिफादा कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, ठीक। राजनीतिक स्तर पर भी, जमीनी स्तर पर भी। तो दोनों स्तरों पर फिलिस्तीनियों के द्वारा जो है इंतिफादा किए गए। दो इंतिफादा हो चुके हैं। एक बार मैं टाइम आपको बताता हूं। 1987 में पहला इंतिफादा हुआ और ये पहले इंतिफादा में ही हमास का जन्म होता है, इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले सेशन में हमास के जन्म की कहानी बताई है कि कैसे एक उग्रवादी आतंकवादी संगठन के तौर पे हमास का जन्म होता है, ठीक है। दूसरा इंतिफादा आपका सन 2000 में चालू होता है। अब इनकी अपनी स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये घटना दरअसल घटी कैसे और घटना के पीछे का पूरा मर्म क्या है। तो इंतिफादा का मतलब समझ गए। इंतिफादा का मतलब क्या है, विद्रोह, बगावत, उतल फुतल, है ना, किसी से छुटकारा पाना। और इसके लिए क्या करना, आपस में जो है एक संगठित होकर के एक विद्रोह कर देना, राजनीतिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर, सभी तक, ठीक है। अब मैं आपको पूरी की पूरी एक कहानी समझाता हूं, ठीक है। जब आप पूरी कहानी समझ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंतिफादा प्रारंभ कैसे हुए। तीसरे इंतिफादा की धमकी दी गई थी 2017 में। उसकी कहानी मैंने आपको बताई कि अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से इजराइल ले जाने का ये बात थी। और अभी आप देख पा रहे हैं इस समय हमास लड़ रहा है, देश की पूरी जनता नहीं लड़ रही। अभी इंतिफादा जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये इंतिफादा जैसी स्थिति बन सकती है जो इजराइल अभी कर रहा है गाजा पट्टी में, है ना। तो अभी ये इसको लेकर हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि आगे चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है। इजराइल देखिए यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है। उसका जो इजराइल का यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा है ना, उसमें फिलिस्तीनी अपना दावा जताते हैं, ठीक है। शेख जर्राह बोलते हैं। शेख जर्राह पे बड़ी मात्रा में फिलिस्तीनी रहते भी हैं, लेकिन पूर्वी यरूशलेम अभी इजराइल के नियंत्रण में है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनका एक स्वतंत्र देश बने, पूर्वी यरूशलेम उनकी राजधानी बने, मतलब यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी भी बनाने की पूरी मंशा है ना। तो अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम ले जाने की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके द्वारा जो है आपको पता है कि धमकी दी गई थी, कई बार बोला गया। और जैसे ये कदम हुआ वैसे ही जो है तीसरे इंतिफादा की बात हुई थी। तो अब चलिए इंतिफादा समझते हैं। पहला इंतिफादा चालू होता है 8 दिसंबर 1989 को। पहला इंतिफादा 1987 से माफ करेगा, मैं कई जगह पे डेट का गड़बड़ कर रहा हूं। डेट ये है आपकी, ठीक है, एग्जैक्ट यहां से स्टार्टिंग होती है, लेकिन ऑफिशियली चालू होता है 1989 से, ठीक है, 8 दिसंबर 1889 को। अब दरअसल इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। दरअसल हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम समझिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो, स्पष्ट हो, ठीक है। आमतौर पे क्या हुआ, एक इजरायली सैनिक था, ठीक है, उसकी चाकू से हत्या कर दी गई, चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई, ठीक है। तभी पहले इंतिफादा की कहानी बता रहा हूं। पहले इंतिफादा की कहानी समझिए, क्यों ये स्टार्ट हुआ था, पहला विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो एक इजरायली जो है आपका सैनिक था, उसको फिलिस्तीनियों के द्वारा चाकू घोंप करके मार दिया गया। अभी के इतना बवाल चल ही रहा था, फिलिस्तीन अपना देश मान रहा था, इजराइल अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, उसी बीच की घटनाएं हैं। तो इसी बीच में एक और घटना घटती है कि एक इजरायली सेना का ट्रक था, ठीक है, इजरायली सेना का ट्रक था। और कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रक है आपका, ठीक है, इजरायली सेना का एक ट्रक था। और कहते हैं कि इस ट्रक से जो है
फिलिस्तीन के कुछ लोग जा रहे थे और ये ट्रक नियंत्रण जो है खो बैठा। फिलिस्तीन के 4 मजदूर थे जिनको इस ट्रक से टक्कर लग जाने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पहले इंतिफादा की शुरुआत है, ये एक रीजन माना जाता है। अब जो बहुत सारे लोग हैं, इजराइल का कहना था कि ये तो दुर्घटना थी, है ना, ट्रक का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया और जो है ये आपका जो है इस कारण से पहला ये घटना हो गई, 4 मजदूर मर गए। ठीक है, लेकिन अरब पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि ये जानबूझकर की गई घटना थी, ये एक बदला था। जो इजरायली सैनिक को चाकू घोंप करके मारा गया था उसका बदला लिया गया। ठीक है, जैसे ही ट्रक के द्वारा 4 फिलिस्तीनी मजदूरों को मारा गया, उसके बाद इजरायली सैनिकों के खिलाफ दंगे होने चालू हो गए बड़े स्तर पे पूरे इजराइल में। पहला इंतिफादा की शुरुआत है, दंगे होने चालू हो गए, हिंसा होनी चालू हो गई। ठीक है, इजरायली सैनिकों ने भी इसके जवाब में इसको दबाने की कोशिश की। लंबे समय तक ये हिंसा चलती रही क्योंकि मैंने बताया कि इसमें ये पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। ठीक है, और फिलिस्तीनी लिबरल जो पीएलओ थे, पीएलओ के नेता थे यासिर अराफात, इनके बारे में मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं। इन गतिविधियों को निर्देशित करने लग गया, मतलब पीएलओ इसको लीड करने लग गया। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे फिलिस्तीनी जो इजराइल में जाकर काम करते थे, टैक्स देते थे, इजरायली सामान खरीदते थे, इन सब से इंकार करने लग गए। ठीक है, और ये पहले इंतिफादा में ही हमास का जन्म हुआ। क्लियर है, स्पष्ट है। बहुत सारे धार्मिक सदस्यों ने जो है पूरा का पूरा धार्मिक रंग भी इसने ले लिया और एक लंबा संघर्ष आपका चलता रहा। ठीक है, क्लियर है। इजराइल ने क्या किया, जिन क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा था वहां पर बगावत को दबाने के लिए लगातार प्रयास किया, कई सारी कार्रवाई की, कर्फ्यू लगाने का प्रयास किया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की, उत्पीड़न भी हुआ, पिटाई भी हुई। आप खुद समझते हैं कि जब कोई इस तरीके की घटना होती तो फिर पुलिस और सेना का क्या काम होता है। ठीक है, लेकिन ये गंभीर होता चला गया, जल्दी समाप्त नहीं हुआ कि तुरंत ही ये चालू हुआ और तुरंत ही खत्म हो गई। ये हिंसा वर्षों बरस तक चलती रही। 1993 में इजराइल सरकार और पीएलओ के बीच में ओस्लो शांति समझौता हुआ, और ओस्लो शांति समझौता, यासिर अराफात यहां पे 2 राज्य का सिद्धांत आपका फिलिस्तीन राज्य को स्वीकार भी किया इजराइल ने, और इसके बाद जो है यहीं से ये जो आपका पहला इंतिफादा यहीं से समाप्त किया जाता है। ओस्लो शांति समझौता क्या है, मैंने इसके पहले के सेशन में आपको डिटेल से बताया है। एक फिलिस्तीनी प्राधिकरण का जन्म हुआ है ना, और उसको जो फिलिस्तीनी अधिकृत क्षेत्र है वहां पे शासन करने का उसको अधिकार दिया गया। 2 राज्य मतलब 2 राज्यों के से एक थ्योरी आपकी पूरी डेवलप हुई कि भाई 2 राज्यों को बनाया जाएगा, टू नेशन स्टेट की थ्योरी डेवलप हुई, लेकिन हमास ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, कहते हैं पहले इंतिफादा में बहुत सारे लोग मारे गए, लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा निकल के नहीं आती। कुछ कहते हैं कि 1203 फिलिस्तीनी मारे गए, 180 के आसपास इजरायली सैनिक मारे गए, इजरायली लोग मारे गए। लेकिन जो ये इजराइल की तरफ से बर्बर कार्रवाई हुई पहले इंतिफादा के टाइम पीरियड पे, उस पे इजराइल की भी छवि पे धक्का पहुंचा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इजराइल की छवि पर भी धक्का पहुंचा, लगातार ये चीजें चल रही थी। ठीक है, हिंसक विद्रोह चल रहे थे। ये तो था आपका ओस्लो शांति समझौता से पहला इंतिफादा समाप्त हो जाता है। यासिर अराफात और बाद में आपको पता है शांति का नोबेल प्राइज मिलता है, सारी चीजें मैंने बताई। फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप था इजराइल में जो ये कहता है कि भाई ये शांति समझौता नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही फिलिस्तीन में भी एक ग्रुप था जो ये शांति समझौता के खिलाफ था। तो ओवरऑल चीजें असामान्य होती रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो पहला इंतिफादा हो गया। दूसरा इंतिफादा चालू होता है आपका 28 सितंबर सन 2008 में, सन 2000 में माफ करिएगा, 28 सितंबर सन 2000 में दूसरा इंतिफादा चालू होता है। दूसरा विद्रोह, दूसरी बगावत चालू होती है। दरअसल एक इजरायली नेता थे जिनका नाम था आरियल शेरोन, नाम बता रहा हूं यहां पे, आरियल शेरोन, आरियल शेरोन। दूसरे इंतिफादा की बात है, पहला इंतिफादा समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, दूसरे इंतिफादा की तरफ चलते हैं। आरियल शेरोन जो है इजराइल के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलेम का उन्होंने दौरा किया। ठीक है, पूर्वी यरूशलेम में मैंने आपको बताया कि फिलिस्तीनी ज्यादातर रहते हैं। शेख जर्राह जो है यहीं पर अवस्थित है, यहीं पर जो है फिलिस्तीनी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और जो है ये इजराइल के नियंत्रण में है। तो एक इजरायली नेता थे आरियल शेरोन, ये जो है दौरे पर गए वहां पर। ठीक है, पूर्वी यरूशलेम पे गए
और जैसे ही ये पूर्वी यरूशलेम का दौरा किया, इसके बाद दूसरा इंतिफादा भड़क गया। फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे मतलब ये माना कि यरूशलेम पर इजराइल अपना पूरा दावा कर रहा है, चाहे टेंपल माउंट की बात हो, चाहे अल अक्सा मस्जिद हो, इस सभी पे इजरायली दावेदारी को तौर पे देखा जा रहा है। मतलब मान लिया कि यरूशलेम को इजराइल ने अपना स्वीकार कर लिया, ठीक है। और शेरोन इस समय इजरायली संसद के अंदर विपक्ष के नेता थे, ठीक है। और कुछ ही महीनों के भीतर इनको प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 28 सितंबर को इनकी यात्रा होती है कहां पर? पूर्वी यरूशलेम में। बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं कुछ ही समय के बाद, विपक्षी नेता थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम को इजराइल अपना दावा ठोक रहा है। इसके बाद 6 अक्टूबर के दिन को, 6 अक्टूबर सन 2000 को क्या किया गया? आक्रोश के दिवस के तौर पे मनाया गया। किस तौर पे? फिलिस्तीन ने आक्रोश दिवस के तौर पे मनाया। इजरायली सेना के ठिकानों पर हमला किया गया। इससे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद लगातार जटिल होता चला गया, ठीक है। लगातार इजरायली सेना पर पत्थर, बोतल, बम, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमास की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। हमास ने जो है बकायदा ट्रेंड जो उसके लड़ाके थे उनके माध्यम से लगातार हमला करना चालू कर दिया दूसरे इंतिफादा में, ठीक है। गोलियों के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से इजरायली शहरों पर गोलीबारी की गई। खूब खून खराबा हुआ दूसरे इंतिफादा में, ठीक है। हमास ने आत्मघाती हमलेवारों के जरिए, जो फिदायीन हमले होते हैं, पूरे शरीर में बम बांध करके पूरी तरीके से इजरायली आम लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। बसों को, रेस्टोरेंट को, होटलों को, सभी को निशाना बनाया गया। बदले में इजराइल ने भी गाजा पे हवाई हमले किए, ठीक है। जो फिलिस्तीनी क्षेत्र थे वहां पर सैन्य कार्रवाई की। तो एक तरीके से बड़े लंबे स्तर पे कहानी बिगड़ती चली गई और बहुत लंबा चला। लगभग 5 साल तक ये आपकी पूरी की पूरी कहानी चलती गई। कितनी चली? 5 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। लगभग इसमें 1330 इजरायली मारे गए। ये ऑफिशियल डेटा है, संख्या कुछ ज्यादा ही होगा, आपको पता है। और 3330 आपके फिलिस्तीनी मारे गए, ठीक है। ये दूसरा इंतिफादा की खबर है। और कहते हैं 2004 में यासिर अराफात की मौत हो जाती है और उसके बाद दूसरा इंतिफादा खत्म माना जाता है। इसमें भी पीएलओ की एक बड़ी भूमिका थी। पीएलओ वगैरह के बारे में पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दूसरा इंतिफादा मतलब ओवरऑल देखिए उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके इजराइल को समाप्त किया जाए और एक फिलिस्तीन राज्य को बनाया जाए, ठीक है। तो ये स्थिति बनती चली गई और कहते हैं इसी टाइम पीरियड पे जो है दूसरा इंतिफादा जब हुआ तो ऐसी हिंसक स्थितियां दोबारा ना हो, तो इजराइल ने फिलिस्तीन लोगों की बस्तियों को इजराइल लोगों की बस्तियों से अलग कर दिया। एक वेस्ट बैंक बैरियर का निर्माण किया, ठीक है। उद्देश्य यही था कि आने वाले समय पे जब कभी ऐसे इंतिफादा हो तो इजराइल के लोगों को जो है बचाया जा सके, फिलिस्तीन से होने वाले हिंसक हमलों को उनकी रक्षा की जा सके, ठीक है। वेस्ट बैंक में बड़ी मात्रा में जो है इजराइल और फिलिस्तीनी एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब ये लंबा जो है मामला चलता रहा और ये आपका दूसरा इंतिफादा था। यासिर अराफात की 2004 में हत्या कर दी जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उससे दूसरा इंतिफादा समाप्त होता है। इसके बाद से देखो, अभी तो आपको पता है कि इजराइल हमास के बीच में 2023 में हम 7 अक्टूबर को जो है ये घटना घटी थी कि गाजा पट्टी से हमास के द्वारा 5000 रॉकेट छोड़ दिए गए। जल, थल, नभ सब के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग घुस गए इजराइल के अंदर। वहां के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया। जो मिला सारा का सारा जो है उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन सन 2000 जो 4 या 5 को हम दूसरा इंतिफादा को समाप्त करते हैं। अभी इंतिफादा उस स्तर का नहीं हुआ, धमकियां जरूर दी गई हैं। अभी जो स्थिति है वो इंतिफादा जैसी नहीं, क्योंकि यहां पे जो है एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ इजराइल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं रही। 2004 के बाद भी देखेंगे तो लगातार हिंसक झड़पें जारी रही, खूब हिंसक झड़पें हुई हैं। कई स्थितियां, कई ऑपरेशन किए गए। जैसे मैं कुछ ऑपरेशन के नाम बताता हूं। एक ऑपरेशन कोस्ट लीड किया गया था 2008-9 में। ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस किया गया था 2012 में। इजराइल के द्वारा ये सारे ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज किया गया 2014 में। ये कुछ ऑपरेशंस किए गए इजराइल के द्वारा हमास पर या पूरे फिलिस्तीन के ऊपर। ऑपरेशन कोस्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, ये सारे ऑपरेशन हुए और इन दोनों में
फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को क्षति पहुंची, ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष रहा, दोनों को। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसी बीच में जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण था जो ओस्लो शांति समझौता के तहत बना था 2011 में, उसको लगा कि बात ऐसी नहीं बनेगी, मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, बड़े स्तर पे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। 2011 में इसने जो है यूनाइटेड नेशन में क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन में इसने एक देश के तौर पे अपने आप को मान्यता देने के लिए क्या की गई, एक आवेदन दिया कि हमें एक देश के तौर पे मान्यता दीजिए। किसने? फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने, पीए ने, फिलिस्तीनी प्राधिकरण, ठीक है, जिसको हम पीए बोलते हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के द्वारा क्या किया गया, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में 2011 में क्या की गई, मान्यता देने की बात की गई। देखो इंतिफादा समझ में आ गया ना आप लोगों को कि इंतिफादा क्या है। इंतिफादा के बाद स्थितियां क्या रही, लगातार संघर्ष जारी है, आप लोग लगातार सुनते रहे होंगे न्यूज मीडिया में। लेकिन 2011 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से कि हमें भी एक देश के तौर पे मान्यता दीजिए। ठीक है, और इसी बीच में यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इसके द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पे दर्जा माना गया। ठीक है, नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा जो है फिलिस्तीन को एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, फिलिस्तीन महासभा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बहसों में भाग लेने लग गया। ठीक है, मतलब गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य, अभी सदस्य नहीं माना लेकिन एक पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दे दिया, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दे दिया, पर्यवेक्षक राज्य। अभी आप देखते हैं बहुत सारे संगठन या समूह होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट को बुलाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन ने इसको एक पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा किया, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये महासभा में बैठने लग गया, वहां पे कोई भी डिस्कशन, तो फिलिस्तीन के मुद्दों को उठाना चालू किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में शामिल होने लग गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता है 2017 में फतह और हमास के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें गाजा का जो प्रशासनिक नियंत्रण था उसमें जो फतह के प्रभुत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना था। निशस्त्रीकरण की बात लेकिन आगे बढ़ नहीं पाई। ठीक है, हमास जो है पूरी तरीके से गाजा में एक्टिव रहा, और आपको पता है 2022 में फतह और हमास के द्वारा 14 अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधियों को एक सुलह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। 2023 के अंत तक राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने का भी प्रावधान था। अभी स्थिति यदि सामान्य रहती तो 2023 में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बेहतर बनाने की बात थी। लेकिन हुआ क्या, हमास के द्वारा एक बड़ी रणनीति रची गई और 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट छोड़ दिए गए। जल थल नभ हर तरफ से जो है बड़ी मात्रा में हमास से लोग घुस गए इजराइल में। ठीक है, आप सभी को पता है, ये शुरुआत में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चली, नागरिकों को किया गया, और अभी मामला गंभीर बना हुआ है। अब इसका अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, आपको पता है अभी इजराइल बहुत पावरफुल स्टेट है, बहुत मजबूत स्टेट है, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही। इतने सारे अरब देशों से घिरा जरूर है आपका गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, सब कुछ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि आ जाए। क्यों? एक तो पूरा पश्चिम खड़ा है उसके साथ में, और भी कई सारे कारक हैं। इन सबको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि भारत का क्या रुख है, इजराइल इतना मजबूत कैसे बन गया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इजराइल के साथ आने से, कैसे इतना उन्नत हो गया, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल बिंग है। मतलब आप सोचिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इजरायली यहूदी संभालते हैं, पूरे विश्व की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहूदी संभालते हैं। ठीक है, तो क्या इनकी पावर है, किस तरीके से इनको देखेंगे। जो पहला परमाणु बम बनाने वाले हैं ना, आइजनहावर से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर जितने भी साइंटिस्ट आप नाम जानते हैं, पूरा नासा आपका यहूदियों के द्वारा चलाया जाता है। देश की मनी कंट्रोल करने का काम पूरा यहूदियों का है। जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनी और संस्थाएं देखते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह यहूदी बैठे हुए। ठीक है, आप समझिए इतने पावरफुल और इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी जो है एक तरीके से कौम के तौर पे यहूदी है। तो इंतिफादा मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि 2 इंतिफादा हुए हैं आपके, पहला और दूसरा, और उसके बाद से क्या स्थिति रही ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। आने वाले सेशन पे भारत के रुख की बात करेंगे कि हमारा रुख कैसे समय के साथ जो है एक करवट लेता रहा। हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं, हम युद्ध के साथ नहीं है, हम इजराइल के साथ भी है, और इसको किस तरीके से अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, जो वर्तमान हमारे देश की पॉलिसी है, कूटनीति है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई अभी।
नेक्स्ट सेशन, 1-2 सेशन में आपको और क्लियरिटी होगी थॉट्स प्रोसेस की। एक बार फिर से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी पिछले 2 सेशन नहीं देखे तो आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर विशेषांक वाली प्लेलिस्ट पे ये वीडियो अपलोड है। वहाँ पर मैं जो भी घटनाक्रम आपकी होती है, करंट से जुड़े वैसे मुद्दे होते हैं, उनको डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा, दोनों वीडियोज़ को। और इसके बाद ये सेशन, इसके बाद अगला 1-2 सेशन और हम लेकर आएंगे ताकि इस मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। फिर इसके बाद इस मुद्दे में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।